हाँ, तो अब तक हमने जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, एंड क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके बारे में भी हमने जाना। अब हम अनदर लॉ दैट इज़ लेंज लॉ उसके बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे। क्या कहता है लेंज लॉ? अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, पोलरिटी ऑफ द करंट, जो पोलरिटी होती है करंट की वो इस तरीके से होती है कि वो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करें। पोलरिटी ऑफ द करंट in such a manner that it oppose any change in the magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले किसी भी चेंज को वो अपोज करती है, उसे हम लेंज लॉ कहते हैं। और जो फ्लक्स होता है वो करंट को प्रोड्यूस करता है और बाद में वही करंट उसके अंदर जो चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस को अपोज करता है। और इसी को हम कहते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ के अंदर जब हम देखते हैं करंट फ्लो करते समय कभी वो अपना नॉर्थ पोल सामने लेके आ जाता है, कभी वो अपना साउथ पोल लेकर के सामने आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो अपना नॉर्थ पोल लेके आएगा या साउथ पोल लेके आएगा, कि हमने जो मैग्नेट है उसके पास लेके जा रही हैं या उसे दूर लेके जा रहे हैं, और कौन सा पोल उसके पास लेके जा रही हैं और कौन सा पोल उससे दूर लेके जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि हम एक कॉइल लेते हैं और उसके पास में एक मैग्नेट रखी हुई है। नाउ हमने जो नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, उसे मैग्नेट की तरफ बढ़ाया, कॉइल की तरफ बढ़ाया हमने। जब हमने कॉइल की तरफ उसे बढ़ाया, जब हमने उसे कॉइल की तरफ बढ़ाया तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो फ्लक्स है, जो लिंक्ड है कॉइल के साथ, उसमें चेंज आता है। फ्लक्स लिंक विद द कॉइल गेट्स चेंजेस। फ्लक्स जो है जो कॉइल के साथ लिंक्ड है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी कॉइल है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। जिस तरीके से अगर हम नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा कि कॉइल का वो फेस भी नॉर्थ हो जाए, और इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा जब नॉर्थ पोल कॉइल के पास जाता है। जैसा कि हमने क्लॉक फेस रूल में पढ़ रखा है, क्लॉक फेस रूल के अंदर, कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल सामने आता है, वहीं और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल सामने आता है। इसी तरीके से अब अगर हम जो हमारे एक मैग्नेट है उसे पीछे की तरफ लेके जाएं, बैकवर्ड लेकर के जाएं, मूव बैकवर्ड करें, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट बिकम क्लॉकवाइज एंड वो हमें साउथ पोल दिखाएगा। इस केस में जो भी हम बात कर रहे थे, जब हम नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे थे, तो नॉर्थ पोल ला करके वो क्या करना चाहता है, वो नॉर्थ पोल ला करके रिपल्सन पैदा करता है। जब वो रिपल्सन पैदा करेगा तो ऐसी कंडीशन में वो उसका जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। और वहीं जब हम मैग्नेट को
दूर ले जाते हैं, मूव बैकवर्ड या मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो करंट पैदा हुआ है कॉइल के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो है ताकि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। और ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं जो करंट पैदा हो रहा है वो क्लॉकवाइज है और जो कॉइल है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। कॉइल टेंड टू अट्रैक्ट द मैग्नेट। कॉइल जो है मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल को सामने लाती है और हम जैसे जानते हैं साउथ पोल जो होता है नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। और यही रीज़न है कि जब मैग्नेट बैकवर्ड जाती है तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं एक दूसरे के बीच में। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ती है नॉर्थ पोल को लेकर के तो वो साउथ पोल दिखाता है, और जब वो साउथ पोल को दूर लेके जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो नॉर्थ पोल लेकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो लेंज लॉ को वेरीफाई करेगा। वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लेंज लॉ। इसके लिए हम एक कॉइल लेते हैं एंड कॉइल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कॉइल के अंदर हम 3 पॉइंट रखेंगे और एक बैटरी 3.123 होंगे। 3 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी 1, 2 एंड 3 होंगे। और यहाँ पे हम एक मैग्नेट लेंगे जो कि उसके पास जाएगी। सबसे पहले हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को आपस में कनेक्ट करेंगे। जब हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कनेक्ट करेंगे, हाँ एक गैल्वेनोमीटर भी हम इसमें साथ में लगाएंगे। जब हम एक मैग्नेट को पास में लेके जाएंगे और 1 और 2 कनेक्ट करके उसमें करंट पास करेंगे और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी पोलरिटी होगी, ऊपर की पोलरिटी जो होगी वो नॉर्थ हो जाएगी और नीचे की पोलरिटी साउथ हो जाएगी। इसलिए नॉर्थ और साउथ आपस में रिपल्शन करेंगे। वहीं अगर हम करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएं तो उसकी पोलरिटी जो अपर पार्ट की होगी वो साउथ हो जाएगी और नीचे पार्ट की जो पोलरिटी होगी वो नॉर्थ हो जाएगी। करंट को फ्लो कराने पर इस तरीके से जो हमारी मैग्नेट है वो वर्क करेगी। अब हम 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, टर्मिनल नंबर 2 और टर्मिनल नंबर 3 को कनेक्ट कर दिया और हमने जो मैग्नेट थी उसके पास लेकर के गए, मूव फॉरवर्ड की। जब हमने मैग्नेट को मूव फॉरवर्ड किया तो इन सच अ केस हम क्या देखते हैं
कि जो कॉयल थी उसने करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से नॉर्थ पोल बना, और नॉर्थ ने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया। दे रिपेल ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बना, और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ अब हम मैग्नेट को बैकवर्ड लेके जाते हैं। जब हम मैग्नेट को बैकवर्ड लेकर के जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाती है, और क्लॉकवाइज की वजह से साउथ पोल सामने आ जाता है, और नॉर्थ और साउथ पोल में हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ पोल में अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। इस तरीके से। तो पहली कंडीशन में जब हम नॉर्थ पोल या मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे थे, नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे थे, तो वो उसे रिपेल कर रहा था, और जब हम उसे दूर लेके जा रहे थे तो वो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो चेंज ना हो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बना रहे। इसी को हम कहते हैं लेंज लॉ, और इट इज़ द लेंज लॉ। इसी तरीके से हमारा लेंज लॉ प्रूव हो गया। इसे हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ जो लेंज लॉ होता है वो सिंपली एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेंज लॉ इज सिंपली सेड टू बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम एक मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे हैं, व्हेन वी टेक अ मैग्नेट फॉरवर्ड, तो ऐसी कंडीशन में जब हम मैग्नेट को पास लेकर के आए तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो थी, जो मैकेनिकल एनर्जी हम कर रहे थे वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो थी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट। और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी कब हुई? हमारी मैकेनिकल एनर्जी हुई जब हमने मैग्नेट को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कराया। जब हमने मैग्नेट को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कराया तो हमने मैकेनिकल एनर्जी की, और उसका रिजल्ट हुआ कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर पाए। अगर मैग्नेट मूव नहीं करेगी तो कोई एनर्जी पैदा नहीं होगी, और कोई एनर्जी पैदा नहीं होगी तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हेंस हम कह सकते हैं जो लेंज लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नाउ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को। But do we understand why Fleming right hand rule?
अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर जो हमारा राइट हैंड का थंब है वो इंडिकेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, अगर थंब जो है, इफ द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर को इंडिकेट करता है। सेकंड, जो फोर फिंगर होती है, जो फोर फिंगर होती है वो इंडिकेट करती है, फोर फिंगर नो मिडिल फिंगर, फोर फिंगर जो होती है इंडिकेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। तो थंब हमारा इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर फिंगर के लिए मिडिल लिख दिया, फोर फिंगर है। तो ऐसी कंडीशन में जो मिडिल फिंगर होगी, जो मिडिल फिंगर होगी वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देगी। देन द मिडिल फिंगर गिव अस डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा वो हमें मिलेगा बाय द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर टर्न होगी वही डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होगी। तो क्या हुआ, हम एक बार समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अगर थंब इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल, तो ऐसी कंडीशन मिडिल फिंगर जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को नोट करेगी। एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये रहती है कि मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा और फिक्स डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो इसे भी लिख देते हैं, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए।
और दोनों ही लॉ, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल हमें सेम डायरेक्शन ऑफ करंट देते हैं। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मिलता है हमें दोनों ही लॉ से। जो इंड्यूस करंट हुआ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का डायरेक्शन और लेंज लॉ का डायरेक्शन, दोनों ही लॉ का डायरेक्शन जो होता है वो हमें सिमिलर मिलता है और सेम मिलता है। जैसा हम देख सकते हैं, अगर हमारा थंब, सिंपल भाषा में कहें, थंब जो होता है ये हमारा थंब है और